हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 वेव ऑप्टिक्स में सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। तो आज हमें स्टार्ट करना है डिफ्रैक्शन से। अब सबसे पहले ये समझ लो कि डिफ्रैक्शन है क्या। तो जब भी कहीं पे एक साथ बंच ऑफ वेव किसी ऑब्स्टेकल में से पास होगा, तब वो जो वेव है उनका वेव फ्रंट का शेप चेंज होगा, और शेप चेंज होगा तो आपको कहीं पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, कहीं पे मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब एक पैटर्न नज़र आएगी। ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन। अब समझो, साउंड वेव में डिफ्रैक्शन इजीली देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ है साउंड वेव की वो ज़्यादा रहती है। अब वेवलेंथ है वो ऑब्स्टेकल के कंपैरिजन में ज़्यादा रहती है, तब डिफ्रैक्शन इजीली हो पाता है। जब वेवलेंथ बहुत कम हो, जैसे कि लाइट वेव्स, तो लाइट वेव्स में डिफ्रैक्शन कम होता है। एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि सपोज एक रूम है जिसके अंदर एक छोटा सा गैप है। ठीक है, अब यहाँ से कोई इंसान बोल रहा है और यहाँ पे कोई इंसान है, उसको वो साउंड सुनाई देगा। ठीक है ना? तो वो साउंड क्यों सुनाई दिया? क्योंकि साउंड का डिफ्रैक्शन इजीली होता है। तो यहाँ पे समझो कि यहाँ से साउंड वेव्स का वेव फ्रंट ऐसे ट्रैवल करके गया, वेवलेंथ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे डिफ्रैक्शन हुआ, और यहाँ पे सीधा कोई कांटेक्ट नहीं है, फिर भी साउंड सुनाई दिया। अब वही बात कर ले लाइट वेव्स के लिए, तो लाइट वेव्स की वेवलेंथ उतनी छोटी है कि उसके लिए ये जो ऑब्स्टेकल है वो भी एक इनफाइनाइट स्पेस हो गया। मतलब लाइट टकरा के अपना शेप चेंज नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ होती है माइक्रोमीटर में, और साउंड वेव की वेवलेंथ देखो तो फ्यू मीटर्स में होती है, 0.17 मीटर, 0.2 मीटर समथिंग होती है। तो ये वेवलेंथ के हिसाब से वो ऑब्स्टेकल है वो हम मान सकते हैं कि कंपैरेटिवली इनफ साइज का है। बट जब वेवलेंथ होती है माइक्रोमीटर में, तो उसके लिए कोई भी ऑब्स्टेकल है, कोई भी गैप है, वो लाइट वेव के लिए बन जाएगा इनफाइनाइट स्पेस। तो लाइट वेव का जो वेव फ्रंट है उसका शेप यहाँ पे चेंज ज़्यादा होगा नहीं। इसीलिए डिफ्रैक्शन है वो हमें प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में ऑब्जर्व करने को नहीं मिलता। ठीक है, धीरे धीरे आप समझते जाओगे कि डिफ्रैक्शन है क्या। ओके, तो सभी टाइप के वेव्स के अंदर डिफ्रैक्शन होता है, बट उन्हीं वेव्स में हम ऑब्जर्व कर पाते हैं जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन से होता क्या है वो समझो। सपोज मेरे पास एक स्लिट है जिसका कोई एक फाइनाइट गैप है। अब मैंने एक बार क्या किया, वो गैप है वो बड़ा रखा, और दूसरी बार क्या किया, मैंने वो गैप एकदम छोटा रखा। यहां से वेव, सपोज इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आए। देखो ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट मतलब क्या, वेव को रिप्रेजेंट करने वाले प्लेन। ठीक है, इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव ट्रैवल कर रहा है। जब यहाँ पे आएगा तब यहाँ पे जो छोटे छोटे पोजीशंस है वो बनेंगे सेकेंडरी सोर्सेस, और अपने अपने वेव्स जनरेट करेंगे। तो ये जो वेव फ्रंट है उसका शेप चेंज होगा, बट जो ऑब्स्टेकल है उसकी साइज बड़ी है, इसलिए वेव फ्रंट का शेप चेंज तो हुआ बट उतना ज़्यादा नहीं। ठीक है, मतलब जो वेव है, सपोज यहाँ से एक रे आ रहा था, वो इससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो तो ऐसे गया, ज़्यादा बेंड नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में। अब वही चीज़ अगर मैं यहाँ पे लूँ, तो जहाँ पे मैंने जो ये स्लिट की विड्थ है वो बहुत ही कम रखी है, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट्स आ रहे हैं, और यहाँ पे जो ऑब्स्टेकल है वो वेवलेंथ की कंपैरिजन में अभी काफ़ी छोटा है। तो
वेव है वो ज़्यादा बेंड होंगे और यहाँ पे एक शेप आपको नज़र आएगा, जो वेव फ्रंट का शेप है वो पूरा चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये जो इफेक्ट है उसको बोला जाता है डिफ्रैक्शन। जब d बाई लेमड़ा रेशियो, जब d बाई लेमड़ा रेशियो छोटा है तब डिफ्रैक्शन आपको इजीली मिलता है। ठीक है, स्लिट विड्थ उसका मतलब क्या रहा, स्लिट विड्थ कम होनी चाहिए और उसके कंपैरिजन में वेवलेंथ ज़्यादा। ठीक है, अब डिफ्रैक्शन से होता क्या है वो समझते हैं। तो डिफ्रैक्शन से एक ही सोर्स में से निकलने वाले बहुत सारे वेव्स, एक ही सोर्स में से निकलने वाले बहुत सारे वेव्स एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं पे कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगे। कोई कोई वेव्स है वो एक दूसरे के साथ मिलके कैंसल आउट हो जाएंगे, कोई वेव्स ऐसे हैं जिनकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमें स्क्रीन पे मिलेगी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, तो देखो उसका कोई क्लियर डिफरेंस हमें यहाँ पे फिजिक्स में नज़र नहीं आएगा, बट आप इतना बोल सकते हो कि इंटरफेरेंस में हम दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस लेते थे और उनके एक एक वेव के बीच में जो कंस्ट्रक्टिव या तो डिस्ट्रक्टिव या तो कोई भी इंटरफेरेंस होता था उसको हम स्टडी करते थे। और यहाँ पे एक ही सोर्स से निकले हुए बंच ऑफ वेव्स में सभी वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस होके फिर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलती है उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, चलो तो इंटरफेरेंस कितने टाइप के, सॉरी डिफ्रैक्शन, तो डिफ्रैक्शन के दो टाइप हैं, एक है फ्रेस्नेल, एक है फ्रॉनहोफर। अब फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन का मतलब क्या समझो। ठीक है, ये अगर समझ में ना आए तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। ठीक है, जब भी कोई गैप में से आप लाइट रे पास कराओ, लाइट वेव्स पास कराओ, अगर सोर्स फाइनाइट पोजीशन पे है, अगर सोर्स जो है वो फाइनाइट पोजीशन पे है और जो स्क्रीन है जहाँ पे इमेज आपको मिल रही है वो भी फाइनाइट पोजीशन पे है, ये भी डिस्टेंस फाइनाइट, ये भी डिस्टेंस फाइनाइट, तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं उसको बोला जाता है फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन। और सेकेंड है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में क्या होता है, तो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में सोर्स जो है वो इनफाइनाइट है और जहाँ पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो सपोज इस तरफ, तो उतने वही उस तरफ जाने वाले सभी पैरेलल रेज का आप जो इंटरफेरेंस है वो चेक करोगे। मतलब सोर्स इन्फिनिटी पे, स्क्रीन भी इन्फिनिटी पे, ऐसी इफेक्ट को हम बोलेंगे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हम डायरेक्ट स्टडी नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सोर्स को रखना पड़ेगा इन्फिनिटी पे, स्क्रीन को लेके जाना है ऑपोजिट साइड इन्फिनिटी पे, है ना, तो ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमें मतलब इतने चीज़ से, देखो इतने एरिया से कि इंसिडेंट रेज पैरेलल आने चाहिए, इंसिडेंट और आफ्टर इमर्जेंस वो पैरेलल जाने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक लेंस लगा देते हैं और यहाँ पे सोर्स, तो देखो अगर ये सोर्स प्रिंसिपल फोकस पे रखा है तो रेज आके लेंस में से निकल के पैरेलल बन जाएंगे। देखो हमने सोर्स चाहे रखा है फाइनाइट पोजीशन पे, बट वेव्स तो इनफाइनाइट वाले मिले और जो हमें पैटर्न मिलेगी वो भी कौन सी मिलेगी, इनफाइनाइट वाली। फिर यहाँ पे मैंने लेंस रख दिया, यहाँ पे स्क्रीन रख दी और स्क्रीन भी मैंने प्रिंसिपल फोकस पे रख दी, तो यहाँ पे मुझे मिनिमम मैक्सिमम या तो कोई भी इंटेंसिटी नज़र आएगी। तो मतलब क्या हुआ कि मैं लिमिटेड डिस्टेंस की हेल्प से अनलिमिटेड डिस्टेंस वाली इफेक्ट है उसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ बाय यूजिंग टू कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, तो वन बाय वन हम ये स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना कि हम यहाँ पे अब जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है वो कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आएगा
डिफ्रैक्शन में देखो, टेक्स्ट बुक के हिसाब से आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेनी है। आपको फर्स्ट द सिंगल स्लिट है उसमें ही फर्स्ट 4 to 5 लाइन्स में डेफिनेशन मिल जाएगी। ठीक है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उसकी जगह पे हमने यहाँ पे रखने वाले हैं सिंगल स्लिट को। तो सिंगल स्लिट से जो पैटर्न मिलेगी वो कौन सी पैटर्न मिलेगी आपको? डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगी। ठीक है, अब हर एक टाइप के डिफ्रैक्शन पैटर्न की जो हर एक टाइप की हमें इंटेंसिटीज मिलती है उनको 1 by 1 स्टडी करते हैं। सबसे पहला मिलेगा हमें सेंट्रल मैक्सिमा, समझना, सेंट्रल मैक्सिमा। चलो तो चेक करते हैं कि उसमें होता क्या है। तो ये है गैप, ये एक छोटा सा गैप है, ऐसा समझ लो। अब समझो कि जो रेज पैरेलली आ रहे हैं, सपोज यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, सेंट्रल मैक्सिमा में कहाँ पे मिलता है वो देखो। तो हमने जहाँ पे स्क्रीन लगाई है वहाँ पे अगर पैरेलल रेज जा रहे हैं और वो सब एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो हमें मिल सकता है सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, ये किस तरफ जा रहे हैं? सेंट्रल मैक्सिमा की ओर। बट प्रॉब्लम ये है कि ये तो पैरेलल रेज है। अब पैरेलल रेज इंटरफेरेंस तो क्रिएट ही नहीं करेंगे क्योंकि एक दूसरे के साथ मर्ज ही नहीं होंगे किसी भी पोजीशन पे। इसीलिए इनको मर्ज कराने के लिए हम क्या करते हैं? तो हम एक काम करेंगे, जो पैरेलल रेज है उनको लेंस की हेल्प से एक पोजीशन पे फोकस करा देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस के ऊपर फोकस हो जाए ऐसा कुछ कर लेंगे। ठीक है, ये स्लिट विड्थ है, समझो इतनी ज़्यादा विड्थ होती नहीं है, बट हम जूम करके देख रहे हैं ऐसा समझो। ठीक है, चलो अब यहाँ से वेव्स आए, ये फर्स्ट वेव और ये लास्ट वेव, और एक सेंट्रल वेव ले लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लेंस रख दिया इस तरह। ठीक है, अब ये सारे वेव्स यहाँ पे गए आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सपोज प्रिंसिपल फोकस पे फोकस्ड हुए। ठीक है, तो किसी एक पोजीशन पे सपोज इसको मैं नाम दे देता हूँ सी, सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है तो यहाँ पे हमने नाम दे दिया सी। ठीक है, चलो यहाँ पे मर्ज हो गए। अभी मैं बोलूँ कि ये रेज के मैं अगर नाम दे दूँ, 3 नाम दे देते हम, तो एक है एल, दूसरा है एम, तीसरा है एन। ठीक है, अब 3 में से कौन सा रे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कौन सा रे सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि ये जो m है वो सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो हमें लगेगा कि एट पॉइंट C कोई ना कोई पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा क्योंकि पाथ तो अलग अलग है, बट एक्चुअली ऐसा होगा नहीं। आप टाइम के साथ देखो कि कौन सा जल्दी पहुंचेगा, ये निकला, ये निकला, ये निकला, तो तीनों एक ही साथ यहाँ पे पहुंचेंगे। क्यों? समझो, जिसको सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसके पाथ में लेंस वाला जो एरिया है वो ज़्यादा है। देखो, तो लेंस में वो स्लो हो जाता है। समझ में आया? जिसको सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है उसको लेंस में से उतना कम एरिया पास करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तो थे पैरेलल ही ना, तो कोई पाथ डिफरेंस होना नहीं चाहिए। और लेंस एक ऐसा मटेरियल है जो पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं कराएगा क्योंकि वो पैरेलल रेज थे। तो पैरेलल जैसी ही इफेक्ट हमें यहाँ पे मिलेगी। तो पैरेलल में कहाँ पाथ डिफरेंस होता है? तो यहाँ पे भी पाथ डिफरेंस नहीं होगा। आप इफेक्टिव पाथ देखो तो एल, एम, एन और इनके बीच वाले सभी रेज के लिए सेम है, क्योंकि जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसको लेंस के मटेरियल में से कम पास होना है,
जो कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो लेंस के मटेरियल में ज़्यादा देर तक पास होगा। ठीक है, तो सभी अगर समझो कि एक टाइम पे यहाँ पे निकले हैं यहाँ से, तो उस एक ही टाइम पे यहाँ पे पहुँचेंगे। क्लियर? मतलब नो पाथ डिफरेंस, तो इंटरफेरेंस पैटर्न में इन सभी इंटेंसिटी का एडिशन होगा और यहाँ पे इंटेंसिटी मिलेगी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, एक सोर्स की I0। तो ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको मिल गई। चलो यहां तक समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं फर्स्ट मिनिमा कैसे फॉर्म होता है। तो सेकेंड हम देखने वाले हैं फर्स्ट मिनिमम इंटेंसिटी कब मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये पूरा जो डायग्राम है वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हुई, हम क्या करेंगे, अभी ये जो लेंस है उसको ऐसे रोटेट कराएंगे। चलो ये रोटेशन हो गया। अब मान के चलते हैं कि सारे रेज जो इस तरफ जा रहे हैं उनको भी हमें स्टडी करना है। लेंस को हमने ऐसे रोटेट किया कि वो अपने से परपेंडिकुलर आने वाले हर एक रेज को प्रिंसिपल फोकस पे फोकस्ड करे। मतलब यहाँ पे थोड़ा ऊपर जाएगा अभी। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा क्योंकि यहाँ से सपोज ये 3 पोजीशन है, तो लेंस तो कोई पाथ डिफरेंस क्रिएट नहीं कराता, बट लेंस में जाने से पहले तीनों के बीच में कोई ना कोई पाथ डिफरेंस था। समझो कैसे, ऐसे लेंस से आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो लेंस से पैरेलल, तो आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है, अब ये जो है यहाँ से डिस्टेंस सेम ट्रैवल हो रहा है, इफेक्टिव डिस्टेंस, बट लेंस में एंटर होने से पहले ही पाथ डिफरेंस क्रिएट हो चुका था और वो मान के चलते सपोज लैम्बडा था। ठीक है, क्योंकि वहीं पे हमें कुछ यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी देखने को मिलती है, तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी मिलती है वो अप्रोक्सीमेट 0 रहती है। ऐसा क्यों, तो ये डिस्टेंस समझो कि लैम्बडा है पाथ डिफरेंस, तो इनके बीच में क्या होगा, λ/2। मतलब देखो ये रे और ये रे के बीच में पाथ डिफरेंस है λ/2 और ये रे के बीच में भी पाथ डिफरेंस λ/2, तो टोटल पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्बडा। हाँ, एक और चीज़, ये जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ए। ये जो पूरा डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है इतना, वो क्या है, स्मॉल ए, उसको बोला जाता है स्लिट विड्थ। मतलब ये पूरा ये है स्मॉल ए। अब मैं 2 वेव्स की बात करूं, समझो। हाँ, एक एल और एक एम, ये 2 वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना हुआ, λ/2। जब वो यहाँ पे मिलेंगे तब ऑपोजिट फेज में होंगे और एक दूसरे की इफेक्ट कैंसल आउट करेंगे। तो ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो गए। हमें लगा कि ये n तो बच गया, 2 कैंसल आउट हो गए तो 1 तो बचेगा ना, बट यहाँ पे सिर्फ 3 वेव नहीं है, इनफाइनाइट वेव्स है। अब उसके जस्ट बाजू वाला जो वेव है वो m के जस्ट बाजू वाले वेव के साथ फिर से डिफरेंस बनाएगा λ/2 का। समझो, तो ये डिफरेंस अगर λ/2 था तो ये डिफरेंस भी कितना रहेगा, λ/2। समझ में आया ना, L से थोड़ा नीचे तो M से भी थोड़ा नीचे, तो पाथ डिफरेंस तो फिर से λ/2 क्रिएट हुआ। अब पाथ डिफरेंस फिर से λ/2 क्रिएट हुआ। अब इसका मतलब क्या कि ये भी कैंसल आउट हो जाएंगे, मतलब ये और ये मिलके कैंसल आउट। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जब मैं थर्ड वेव ले लूँ। अब थर्ड वेव हम ऐसा लेते हैं, यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इनके बीच में भी देखो, समझना, अगर इनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2, इनके बीच में पाथ डिफरेंस λ/2, तो इनके बीच में भी पाथ डिफरेंस रहेगा λ/2।
ये दोनों वेव भी एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। तो धीरे 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 सभी वेव्स कैंसल आउट हो जाएंगे और आपको स्क्रीन के ऊपर इंटेंसिटी मिलेगी 0। मतलब देखो आपने क्या किया, यहाँ से ऑब्जर्व करते गए, लेंस को रोटेट कराते गए, ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, इंटेंसिटी डिक्रीज 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 0, फिर वापस इंक्रीज 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 मैक्सिमम, फिर वापस डिक्रीज 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 0। तो ये हुआ फर्स्ट मिनिमा, जब मैक्सिमम आएगा तब फर्स्ट मैक्सिमा। बट फर्क क्या रहेगा वो हमें अभी पता चलेगा जब हम फर्स्ट मैक्सिमा पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थर्ड पढ़ लेते हैं, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए। अब फर्स्ट मैक्सिमा में थोड़ा डिफरेंट है कि हमने जो यहाँ पे लिया है पाथ डिफरेंस, हमने जो यहाँ पे लिया है पाथ डिफरेंस वो अभी चेंज होगा, तभी तो मिनिमा की जगह पे मैक्सिमा मिलता है। तो अभी हमने जब लेंस रोटेट कराया तो पाथ डिफरेंस इंक्रीज हुआ, और जब हमें इंटेंसिटी मिलेगी मैक्सिमम तब पाथ डिफरेंस रहता है लैम्बडा बाय सॉरी 3 लैम्बडा बाई 2 रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब वो चेंज कर देते हैं चलो, और थोड़ा समझने के लिए इनको थोड़ा दूर शिफ्ट कर देते हैं। और पाथ डिफरेंस कितना है फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में 3 लैम्बडा बाई 2, तो लैम्बडा बाई 2 के कितने हम गैप बना देते हैं चलो, तो लैम्बडा बाई 2 के हम 3 गैप बना देंगे। 2 ही गैप बने, देखो ये एक गैप, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, चलो हमने इसको और थोड़ा रोटेट करा दिया, और यहाँ से जो पास हुआ रे वो ऐसे पैरेलल बना। थोड़ा इसको नीचे रखते हैं, ये भी इस तरफ पैरेलल, ये भी पैरेलल और ये भी पैरेलल, थोड़ा ज़्यादा पैरेलल करते हैं। चलो ऐसे रख दिया, थोड़ा हमने ज़्यादा बेंड करा दिया। ठीक है, अब ये सभी रेज सपोज एक पोजीशन पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट कराएंगे एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे हमें जो इंटेंसिटी मिलेगी वो I इक्वल टू I0 डिवाइड बाई 22 जितनी मिलेगी अप्रोक्सीमेट। अब ऐसा क्यों होता है वो समझना है कि जब सेंट्रल मैक्सिमम देखा तब हमें इंटेंसिटी I0 मिली, फर्स्ट मिनिमम पे इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेट 0 मिली। अब जो फर्स्ट मैक्सिमम है वहाँ पे तो मुझे इंटेंसिटी मिलनी चाहिए मैक्सिमम फिर से I0, बट I0 की जगह पे मिल रही है I0 डिवाइड बाई 22। अब ऐसा क्यों वो समझते हैं। तो यहाँ पे देखो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा अगर लेंस से मैं पैरेलल लाइन बनाऊँ तो ये कितना है 3 लैम्बडा बाई 2, तो यहाँ पे कितना होगा लैम्बडा, और यहाँ पे कितना होगा लैम्बडा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे टोटल पाथ डिफरेंस था ही नहीं, पाथ डिफरेंस था 0, फिर सीधा क्रिएट हुआ लैम्बडा जहाँ पे मुझे इंटेंसिटी मिनिमम मिली। यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस जो सीधा क्रिएट हुआ वो 3 लैम्बडा बाई 2। तो एक एक रे के बीच में देखो यहाँ पे लैम्बडा बाई 2, यहाँ पे लैम्बडा बाई 2, यहाँ पे लैम्बडा बाई 2, तो टोटल ले लिया हमने 3 लैम्बडा बाई 2। अभी देखो हम रेज के नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो रेज के नाम है सपोज ये M N L, यहाँ पे क्या नाम दिए थे हमने L M N O। ठीक है, या तो इजी रहे तो इसलिए आप 1 2 3 4 भी नाम दे सकते हो, एक्सप्लेन करने के लिए तो कुछ भी ले सकते हो। ओके, अब मैं अगर दो रेज की बात करूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड, दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस क्या है लैम्बडा बाई 2। ये फर्स्ट और सेकंड कैंसल आउट। अगर मैं बोलूँ जस्ट उसके नीचे एक दूसरा वेव आएगा तो 2 के नीचे भी एक दूसरा वेव आएगा, दोनों कैंसल आउट क्योंकि पाथ डिफरेंस हो रहा है लैम्बडा बाई 2। फिर वापस जस्ट नीचे एक थर्ड वेव आएगा, यहाँ पे भी एक थर्ड वेव आएगा, वो भी दोनों एक दूसरे के साथ कैंसल आउट।
ठीक है ना। तो वैसे वैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, आपको पता चलेगा इतना और इतना पार्ट एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो गया। अब सोचेंगे कि 3 and 4 के बीच में क्या हुआ, तो 3 and 4 के बीच में जो वेव्स है उनके साथ देखो वो थोड़े लकी है। क्यों? क्योंकि अभी जो आने वाला वेव है ये बच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ λ/2 डिस्टेंस क्रिएट करे वैसा कोई वेव बना ही नहीं। क्यों? यहाँ पे तो ऑब्स्टेकल आ गया, यहाँ से तो पास होगा नहीं। तो ये रे आपको सामने मिलेगा, मतलब यहाँ पे निकलने वाले सभी रेज आपको पैटर्न के अंदर दिखाई देंगे और उनका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं होता, इसलिए आपको इंटेंसिटी मिलती है। बट जो सेंट्रल मैक्सिमम में इंटेंसिटी थी I0 उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि अप्रोक्सीमेट 2/3 पार्ट यहाँ पे एक दूसरे के साथ कैंसल आउट होता है। तो आपको जो इंटेंसिटी मिलेगी वो I0 / 22। अब ये आंसर कैसे आता है वो भी हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि सेंट्रल मैक्सिमा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मैक्सिमा कैसे क्रिएट होता है। टेक्स्ट बुक में आपको आपके दिया हुआ है, सबके लिए आपको कंडीशंस दी हुई है। हम भी सारी कंडीशंस यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं और अच्छे से लिखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलती है उनके फॉर्मूलाज हम लिख लेते हैं। ये टेक्स्ट बुक में नहीं है तो याद रखने का टेंशन मत लो, बट कैसे आता है वो समझाने के लिए। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी के फॉर्मूलाज लिख लेते हैं और उसके ऊपर से कंडीशंस डिराइव करेंगे, और वो कंडीशंस आपको टेक्स्ट बुक में दी हुई है। ठीक है, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे रहेगा I = I0, फिर यहाँ पे sin α / α होल स्क्वायर, वेर ये अल्फा क्या है, अल्फा आएगा पाई a sin थीटा डिवाइड बाई लैम्बडा, पाई a sin थीटा डिवाइड बाई लैम्बडा। और d sin थीटा क्या है, तो यहाँ पे d sin थीटा की जगह पे मैंने लिखा है a sin थीटा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में स्लिट विथ है a sin थीटा क्या है, तो a sin थीटा है पाथ डिफरेंस। बट ऑलवेज याद रखना यहाँ पे जो हम पाथ डिफरेंस लेने वाले हैं वो पाथ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट वेव एंड लास्ट वेव है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना इंटरफेरेंस में, जहाँ पे λ/2 पाथ डिफरेंस पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता था 3λ/2, 5λ/2 सबके लिए, वही पाथ डिफरेंस यहाँ पे 3λ/2 है और आपको इंटेंसिटी मैक्सिमम मिल रही है। इंटरफेरेंस में 3λ/2 के लिए इंटेंसिटी मिलती थी मिनिमम, वही यहाँ पे इंटेंसिटी मिलती है मैक्सिमम। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पे दो ही वेव थे इसलिए 3λ/2 पाथ डिफरेंस में कैंसिल आउट होते थे, और यहाँ पे पूरा बंच ऑफ वेव है जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट के बीच में पाथ डिफरेंस है 3λ/2। मतलब कोई कोई वेव्स कैंसिल आउट होंगे, बाकी कोई कोई यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है, चलो तो अभी सबकी कंडीशंस अलग अलग डिराइव कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा कंडीशन फॉर सेंट्रल मैक्सिमम। देखो सभी मैक्सिमा के लिए कंडीशन अलग अलग है, बट सेंट्रल के लिए एक अलग से ही तैयार करनी पड़ेगी। फर्स्ट मैक्सिमा, सेकंड मैक्सिमा, थर्ड मैक्सिमा सबके लिए कॉमन कंडीशन है, बट सेंट्रल मैक्सिमा के लिए अलग। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए I = क्या होना चाहिए, I0। सबसे पहले लिख देते हैं I = I0। अब sin α/α की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ऐसा कब होगा, जब अल्फा है वो वेरी स्मॉल होगा, तो मतलब अल्फा टेंड्स टू 0। तो अल्फा अगर 0 है तो थीटा टेंड्स टू 0। अब थीटा एंड अल्फा है क्या, याद रखो अल्फा नाम की कोई क्वांटिटी है ही नहीं। हमने इक्वेशन डिराइव करते टाइम जहाँ पे पाई a sin थीटा डिवाइड बाई लैम्बडा आया था वहाँ पे अल्फा रखा था। तो एक्चुअल क्वांटिटी कौन सी है, थीटा। और थीटा क्या है समझो, यहाँ से यहाँ पे रेज जा रहे थे स्ट्रेट, बट जाने लगे ये डायरेक्शन में, उनके बीच में जो एंगल है उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। तो यहाँ पे अगर मुझे थीटा आपको बताना है
तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे देखो, ये लाइन ऐसे जा रही है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो क्या है, थीटा, और वही एंगल मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा थीटा। ठीक है, तो इंसिडेंट डायरेक्शन एंड इमर्जेंट डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है उसको हम बोलेंगे थीटा। तो थीटा अगर 0 है तो पाथ डिफरेंस भी 0 रहेगा, और पाथ डिफरेंस 0 है तो फेज डिफरेंस भी 0। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा के लिए कंडीशन है। अभी हम देखेंगे कंडीशन फॉर ऑल मिनिमा। अब मिनिमास के लिए कंडीशन देखो, तो मिनिमा कब फॉर्म होता है, जब इंटेंसिटी हो जाती है 0। अब इंटेंसिटी कब 0 होगी, जब साइन अल्फा 0 होगा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तब 0 होगा। अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए n पाई, वेर, चलो n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करें, तो 1 2 3 डैश डैश डैश। 0 क्यों नहीं, क्योंकि 0 अगर यहाँ पे लगा दूँ तो अल्फा 0 हो जाएगा, और अल्फा 0 होता है सेंट्रल मैक्सिमम में, मतलब अल्फा की वैल्यू 0 है तो वो हक सिर्फ किसको है, सेंट्रल मैक्सिमम को। तो मिनिमा के लिए अलग एंगल चूज करने पड़ेंगे, तो n इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा। अब अल्फा का फॉर्मूला क्या था, पाई a साइन थीटा डिवाइड बाई लेमडा इक्वल टू n पाई, पाई पाई कैंसल, a इंटू साइन थीटा वो बन गया n लेमडा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, a साइन थीटा, पाथ डिफरेंस। तो मतलब अगर पाथ डिफरेंस n लेमडा के फॉर्म में है तो आपको मिनिमा मिलेगा, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी अप्रोक्सीमेट हो जाएगी 0। अप्रोक्सीमेट में क्यों बोल रहा हूँ वो भी समझो, कि मैंने यहाँ पे बताया था कि सारे वेव्स कैंसल आउट हो जाएंगे, इतने और इतने सारे एक दूसरे के साथ कैंसल आउट हो जाएंगे, बट हो सकता है एक आध दो वेव बच जाए। ठीक है, तो इंटेंसिटी मिलेगी सही, बट वो नेग्लिजिबल होगी। ये मिनिमा के लिए कंडीशन है। अभी थर्ड वापिस आते हैं, ऑल मैक्सिमा के लिए, सेंट्रल मैक्सिमा की अलग है, ऑल मैक्सिमा के लिए अलग। अब मैक्सिमम के लिए इंटेंसिटी मैक्सिमम होना ज़रूरी, इंटेंसिटी मैक्सिमम होने के लिए साइन अल्फा की वैल्यू 1 होना ज़रूरी। तो यहाँ पे साइन अल्फा इक्वल टू प्लस और माइनस 1 होना ज़रूरी, क्योंकि स्क्वायर है, -1 होगा तो भी +1 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू n+1/2, अल्फा की वैल्यू n+1/2 इंटू यहाँ पे पाई होना ज़रूरी, और वेर n इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर से 1 से ही। अब ऐसा क्यों, यहाँ पे तो 0 रखते तो π/2 आता, बट नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि पहले क्या मिलता है, पहले मिलता है सेंट्रल मैक्सिमम, और तब एंगल क्या था, तब एंगल था 0। फिर मिलता है फर्स्ट मिनिमम, तब एंगल क्या था, तो फर्स्ट एंगल था पाई। तो उसके बाद जब फर्स्ट मैक्सिमम आएगा तो एंगल पाई से बड़ा होना चाहिए, तो पाई से बड़ा π/2 नहीं होगा, इसीलिए हम n की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं ताकि 3π/2 से स्टार्ट हो। ठीक है, चलो, तो अल्फा की वैल्यू ये मिल गई। अभी यहाँ पे पाई a साइन थीटा डिवाइड बाई लेमडा रखो, n+1/2 इंटू पाई रखो, यहाँ पे पाई पाई कैंसल आउट होगा, और आपको पाथ डिफरेंस मिल जाएगा a साइन थीटा इक्वल टू n+1/2 इंटू लेमडा। तो ये है पाथ डिफरेंस की कंडीशन फॉर ऑल मैक्सिमा। ठीक है, तो ये हो गया पाथ डिफरेंस। ठीक है, चलो अभी एक और चीज आएगा, विड्थ ऑफ एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब वो क्या है, ये न्यूमेरिकल्स के लिए पढ़ा रहा हूं। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, समझो कि ये स्क्रीन है, ठीक है ना। अब ये स्क्रीन का मैं साइड व्यू ले रहा हूं, और यहाँ पे मैं आपको फ्रंट व्यू दिखाऊंगा। ठीक है, कि होता क्या है एक्चुअली। अब यहाँ से सपोज ये स्लिट है,
यहाँ पे एक स्लिट है और जहाँ से वेव्स निकल रहे हैं, तो आपको एक मिलेगा सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल मैक्सिमम, तो वो सपोज इतना है, और उसके आसपास मिलेगा, क्या मिलेगा, फर्स्ट मिनिमम। अब स्क्रीन है वो तो एक प्लेन होगा ना, तो उसके ऊपर आपको सर्कल नजर आएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। और अच्छे से समझना है तो हम ये स्क्रीन ही 3D में थोड़ा ले लेते हैं, ट्राई करते हैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर पाए तो। कुछ ऐसा होगा, और इसके ऊपर आपको एकदम सेंटर में ब्राइट स्पॉट नजर आएगा, ऐसा। ये क्या है, सेंट्रल मैक्सिमम। फिर धीरे 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 आप ऊपर जाओ, इंटेंसिटी डिक्रीज होते 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 कब जीरो हो गई पता ही नहीं चलेगा, और वहाँ पे आएगा आपको मिलेगा फर्स्ट मिनिमम। तो ये जो फर्स्ट मिनिमम है, ये जो फर्स्ट मिनिमम है उसका जो एरिया है वो पूरा हो जाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा की रेंज वहाँ तक है। तो समझो कि ये जो रेड पार्ट था वो क्या था, सेंट्रल मैक्सिमा, और ये जो ब्लू डॉटेड लाइन थी वो क्या था, फर्स्ट मिनिमा। तो ऊपर अपर फर्स्ट मिनिमा से लोअर फर्स्ट मिनिमा तक का जो विड्थ है उसको बोला जाता है विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मैक्सिमा में इंटेंसिटी होती है ब्राइट, हाईएस्ट इंटेंसिटी, उसके बाद धीरे 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 डिक्रीज होके फर्स्ट मिनिमा तक डिक्रीज होती है, तब तक उसका एरिया हो गया किसका, सेंट्रल मैक्सिमा का। और अब फर्स्ट मिनिमा के लिए कंडीशन क्या थी वो समझो, तो उसके लिए फिर पाथ डिफरेंस था n लेमडा। अब पाथ डिफरेंस a साइन थीटा, जिसमें थीटा स्मॉल है तो a थीटा लिख सकते हैं, a थीटा इक्वल टू 1 लेमडा, तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, लेमडा बाई a। मतलब ये सेंटर से ये जो है एंगल वो थीटा है। तो अभी एंगुलर विड्थ बोला जाए, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो वो बनेगा 2 थीटा इक्वल टू 2 लेमडा बाई ए। ये एक न्यूमेरिकल में काम आएगा, याद रखना। और अगर सिर्फ विड्थ बोला जाए, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये पूरा एंगल बन जाएगा 2 थीटा, ये है डिस्टेंस कैपिटल डी, तो आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो 2 थीटा इंटू कैपिटल डी। 2 थीटा मतलब क्या था, 2 लेमडा डिवाइड बाई स्मॉल ए इंटू कैपिटल डी, तो ये याद रखना है 2 लेमडा कैपिटल डी बाई स्मॉल ए। ये हो गया विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये एक्चुअल विड्थ, ये एंगुलर विड्थ, मतलब ये एंगल क्या बनाता है सेंटर के साथ, विड्थ वो, और ये एक्चुअल कितना डिस्टेंस है वो। क्लियर। फिर न्यूमेरिकल में देखो, टेक्स्ट बुक में तो यहाँ पे आपको इसके लिए अलग से नहीं दिया है, बट न्यूमेरिकल में एक जगह पे काम आता है, फिर वहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो, तो आज यहाँ तक रखते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये डिफ्रैक्शन यहाँ पे हमारा फिनिश हुआ। वर्ड टेक्स्ट बुक में वर्ड टू वर्ड एक बार पढ़ लेना, अगर कहीं पे डाउट लगे तो कांटेक्ट कर सकते हो। एक थियरी और बाकी है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल से सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।